नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वर्तमान भारत में। आज भी एक वो सवाल जो हम सबके ज़हन में गूंज रहा है, जो अक्सर आपको मुद्दा दिखाई देता होगा चुनावों के समय पे। आज़ाद भारत से लेके आधुनिक भारत तक का सफ़र भारतीय जिस तरह से भी करके आए हैं, लेकिन अभी भी जो एक प्रश्न बचा हुआ है, वो है भागीदारी का। हमारा सफ़र कहाँ से शुरू हुआ और हम कहाँ तक पहुँचे? इसमें किसकी कितनी भागीदारी होनी चाहिए, कितनी भागीदारी है? और क्या ये मुद्दा सिर्फ़ और सिर्फ़ वोट का है या सिर्फ़ ये मुद्दा वो है कि जो चुनाव के समय पे पक्ष और विपक्ष के द्वारा उठाया जाता है? आइए जानते हैं इस भागीदारी का भारत में, भारत के बनने वाले इतिहास में या भारत के चरित्र में कितना योगदान है और अभी तक भागीदारी को लेके जो कदम उठाए गए हैं, क्या उतने पर्याप्त हैं या अभी और उठाए जाने चाहिए? आज हम लोग इस पॉडकास्ट में अपने विशेष अतिथि पीसी कुरियन साहब के साथ में इस विषय पे गहन चर्चा करेंगे। वजह ये है कि भारत में जो एक नारा, जो एक टैगलाइन है, जिसकी जितनी भागीदारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। आइए देखते हैं ये कितना प्रासंगिक है। बहुत सारे सवाल हैं और कुछ क्रॉस क्वेश्चंस भी हैं। कुछ अपने अतिथि के बारे में भी जानेंगे और इस आंदोलन की शुरुआत से लेके ये कहाँ तक पहुँचा है, इस पे भी चर्चा करेंगे। स्वागत कीजिए पीसी कुरियन साहब का। स्वागत है सर। आप कुरियन साहब नमस्कार। नमस्कार। सर, थोड़ा-सा आपके विषय में हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि पीसी कुरियन साहब हैं कौन? पीसी कुरियन। जी। मैं एक बहुत गाँव गरीब से किसान से मैं आया हूँ। मैं कानपुर का रहने वाला हूँ और एक ढिकिया गाँव वहाँ है, उसका रहने वाला हूँ। जी। और भाई मेरी शिक्षा जो है वही कानपुर से हुई है और मेरी बहुत बड़ी शिक्षा नहीं है। इंटर और ITI डिप्लोमा ये है और उसी के साथ मैं सन 78 से इस कारवां में मैं जुड़ा था और उसके चलते मैं काम करके आगे बढ़ा हूँ और लखनऊ में मैं 84 में आया हूँ। अच्छा। 84 में आया हूँ तो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में मैं मानचित्रकार के पद पर वहाँ ज्वाइन किया। फिर इसके बाद 85 में मैं राजकीय निर्माण निगम में स्ट्रक्चरल असिस्टेंट पीडब्ल्यूडी। हाँ कॉर्पोरेशन अच्छा, कॉर्पोरेशन में। निर्माण निगम में राजकीय निर्माण उसमें काम किया। ठीक है। और इसके साथ मनोहर काशीराम जी 86 में दिसंबर में मेरे घर गए और मुझे वहाँ से लाकर मिसल में जोड़ा और मैं उनके साथ काम किया। तो ये संकल्प था कि दूर से तो सब लोग अलग अलग कहते हैं, उनका था कि कैसे अखंड भारत बने, कैसे देश में सबका प्रतिनिधित्व रहे। जो देश में कभी बहुत पहले ज्योतिबा फुले जी एक शिक्षा के माध्यम से लेके चले थे, उसको तमाम महापुरुषों ने उस पर काम किया, लेकिन उसको बाद में बाबा साहब ने जो काम किया तो वो भागीदारी को सिद्धांत लेकर वो आगे बढ़े और उसमें हर जगह प्रतिनिधित्व की बात रखी, चाहे वो इंग्लैंड में गए हो गोल्डबेंच का, और उसमें भागीदारी की शुरू से आगे बढ़े। और वो जो बात रही तो देश को कैसे मजबूत किया जाए, उसके साथ साथ समाज को कैसे एक साथ एक भाईचारे के रूप में रखा जाए, भागीदारी का वो सिद्धांत उन्होंने लेके चले और जिसके कारण से इस देश की तमाम विकृतियों के को समाये रखने वाले नेतृत्व ने बाबा साहब को उनके सिद्धांतों को स्वीकार किया और प्रथम नेतृत्व ने ये बात कही कि नहीं, हम सब मिलकर जीता है तो हम सब मिलकर देश को चलाएंगे और भागीदारी प्रतिनिधित्व के आधार पर देश का संविधान बना, जिसको आगे बढ़ाया गया। और राजनेताओं ने उस पर काम तो किया, लेकिन काम के साथ साथ वो विकृतियां कहीं कहीं ऐसी उनके दिमाग में रही कि उसको समाहित करके उस पर जो है काम करते रहे। वो श्रेष्ठता का जो आधार रहा, जिसके कारण से उनका संविधान में पूर्ण रूप से समर्पण नहीं हुआ और संविधान पे रहते हुए भी उसके अंदर अपने को इस लेवल करने के लिए आगे बढ़ते रहे, जिसलिए नेतृत्व इतना छीड़ हो गया कि आज समाज जिसमें भाईचारा होना चाहिए, बंधुत्व होना चाहिए, वो भाईचारा बंधुत्व ना होकर एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए और नेतृत्व जो है वो उसका अवाक रह गया कि किसका समर्थन करें, किधर जाएं। लेकिन पहले तो उन्होंने जो इस विकृतियों को सराहा, उन विकृतियों के कारण ये आवाजें बढ़ गई। अब जैसे आपने देखा होगा, ये सरकारें बनती है, जब विकृति होती है तो कभी जात के आधार पर कोई प्रताड़ित किया जा रहा है, कोई उसके आधार पर, तो उदारीकरण नीति के तहत नेता जो है उसको आगे बढ़ाते रहते हैं और उसको कुछ संसाधन देकर कुछ करके। लेकिन इसके बाद वो जब जो एक समाज में जो कुछ विकृत लोग होते हैं जो इस तरह का रोल अदा करते हैं, वो अपनी ताकत को बढ़ाकर इतने हो गए सरकार से प्रभावित कि आज सरकार के ऊपर ही हावी हो, ये प्रॉब्लम है। और दूसरा पक्ष जिसको अपने राइट के लिए खड़ा होना चाहिए, वो केवल प्रतिवाद में रख गया है, वो केवल
जैसे संघर्ष होता है ना, तो युद्ध की स्थिति ऐसी लग रही है, इस तरह का। स्वरूप क्या होना चाहिए था भागीदारी का? क्योंकि आज की डेट में दिखाया मतलब जिस तरह से आप परिवेश में देख सकते हैं, राजनीतिक परिवेश हो या सामाजिक परिवेश हो, हर एक को एक-दूसरे के कॉम्पिटिशन में खड़ा कर दिया गया है, कि दलित है तो उसे सवर्णों के विरुद्ध खड़ा कर दिया, जबकि मेरे ख्याल से भागीदारी में साथ खड़ा होना चाहिए था। तो ये इसके पीछे कारण क्या समझते हैं आप कि जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की या ज्योतिबा फुले जी की या जितने भी महान विचारक रहे हैं, अहिल्याबाई होलकर रही हैं, यदि इन लोगों के विज़न को उस तरह से क्यों नहीं ला पाए? आप जो मतलब उसके ध्वजवाहक थे, जो बाबा साहब का मिशन था, जो उसके ध्वजवाहक रहे हों, जिनका नाम भी अभी आपने लिया, उसके बाद में उनकी अघोषित मतलब साम्राज्य की जो कही जाती हैं बहन मायावती जी, वो चीज़ वो उस तरह से क्यों नहीं ला पाई? क्या क्या वजह समझते हैं आप? इसका वजह कोई खास नहीं है, हुँ। मुझे लोगों के व्यक्तिगत स्वार्थ का है, हुँ। व्यक्तिगत अपने श्रेष्ठता का है। क्योंकि देश में एक सिस्टम था, जो व्यवस्था थी, जो श्रेष्ठता के आधार पर आई, जिसे जो कहते हैं कि कार्य के आधार पर जो है हम आगे समरसता होगी और बराबरी होगी, लेकिन उसी को जाति से जब जोड़ देते हैं, तो ये बिखराव पैदा हो जाता है। तो एक तरह से उस जाति का फिर जो है कितना भी अच्छा काम करे, वो उसके साथ शामिल नहीं हो पाता है। ये प्रारूप है। तो उसमें जो उस समाज से जो काम करने वाले हैं या दबे-कुचले से, तो वो जो नेतृत्व होता है, वो काम पहले करता है, इसके बाद बाद में बदल जाता है, वो उन विकृतियों का हिस्सा बन जाता है, क्योंकि वो इधर अपनी श्रेष्ठता देखने लगता है, अपने समाज में श्रेष्ठता देखा, अपनी तो बराबरी चाहता है, लेकिन समाज को, इस देश में छोटे-छोटे समाज को अपने अधीन बनाना चाहता है, वो उनका शुकर बनना चाहता है। ये प्रॉब्लम खड़ी हो गई, जो ये लोगों के अंदर उस सवर्ण समाज के जो अस्तित्व देखकर वो अपने को जो है उस श्रेष्ठता का आधार बनाने की कोशिश करता है। तो ये जो विचार अगर मिलते, तो सवर्ण से मित्रता होती। जैसे हम सभी ने देखा है, जब एक जो बसपा की सरकार आई, तो पहली सरकार में थोड़ा-सा विवाद रहा। इसके बाद वो धीरे-धीरे विवाद खत्म हुआ और यहाँ तक कि सवर्ण समाज ने उनको वोट देकर जिताकर जो है पूरी सरकार बनवाई। तो इससे लगता है कि नहीं, भाईचारा आया और लोग जो एक-दूसरे के साथ मिले, और ये भी हम सभी ने महसूस किया कि हम लोग जातियों का नहीं पूछते थे, जाति को साथ नहीं था। चूँकि वाम क्षेत्र का प्रभारी रहा हूँ प्रदेश का, तो इसलिए जो है वो जाति के नाम से कभी नहीं, हमारी दोस्ती हर वर्ग से रही। हम ट्रेड यूनियन का लीडर बना, तो हमारा ब्राह्मण हमारे साथ थे, क्षत्रिय मेरे साथ बने, बनिया मेरे, शूद्र मेरे, मराठी, ये सब मेरे साथ थे। हुँ। और मैं बल्कि जो है उनसे मेरा कॉम्पिटिशन था, जो उस पर होल्ड किए थे, गैर कानूनी ढंग से या अपने श्रेष्ठता के आधार पर जो चला रहे थे, उनसे मेरा मुकाबला हुआ और हम सब ने मिलकर जो है सबको हराया और आगे। तो ये स्थितियाँ ये है कि वो कहीं न कहीं व्यक्ति के अंदर खुद घुसी है। वो व्यक्ति जब ऊपर जाता है, इसका उन्मूलन कैसे होगा? देखिए, समस्या बता देना, देखिए हर एक को मालूम है कि इस समय समस्या क्या है। इसका उन्मूलन, इसका समाधान कैसे होगा? समाधान तो बाबा साहब ने बनाया था और उसके बाद मनोहर काशीराम जी लेके चले, तो इस स्ट्रक्चर में तो रहा। लेकिन जब सत्ता में आए, तो सत्ता में वो समझे कि सत्ता के ही हिसाब से हम इसको कर देंगे, तो कभी भी सत्ता से जो है हर चीज़ हल नहीं की जा सकती। जैसे भागीदारी है, तो भागीदारी शब्द को तो सभी लोग स्वीकार करें। भागीदारी सभी लोग स्वीकार कर लिया और हम 11 से भागीदारी का स्पेशली भागीदारी चलाया। पहले तो सब लोग अपना मिला-जुला चलाया, तो हम उसमें राजनीति को प्रवेश नहीं किया। हमने कहा कि नहीं, भागीदारी तो संख्या के अनुपात में भागीदारी तो होना है, ठीक है, लेकिन इसके साथ-साथ हर व्यक्ति की भागीदारी है। क्योंकि संख्या के अनुपात में हम समाज को छोड़ नहीं सकते कि कुछ लोग जो है भागीदारी ले और जो है पीछे रहे। वो भी कारण रहा कि आज भागीदारी के आधार पर सरकारें बनी। जैसे बहन मायावती ने सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला लाया, वो भागीदारी का ही रूप बदला हुआ था सोशल इंजीनियरिंग का, तो उसके तहत सरकार बनी और बहुमत के साथ। और जो वर्तमान सरकार है, वो भी भागीदारी के तहत बनी। ये 14 में भी, क्योंकि उस सबको समाहित किया उन्होंने। बाबा साहब को आगे किया, पटेल जी को आगे किया, गांधी जी को लिया सराहा और इस देश के प्रथम नेतृत्व की भी बात कही। इसके बाद जब सरकार में आ गए, तो उसके बाद उन्होंने खेल किया, क्योंकि वो विकृतियां उनके दिमाग में आ गई। वो जो है उनको श्रेष्ठता का जो आधार है, वो उनको ले डूबा और उसी के तहत जो काम करता है, तो उन्होंने संरक्षण देते। जैसे जो अपराध कर रहा है, उसको संरक्षण दिया। जैसे आपने देखा होगा कि शाहबानू के केस में किस तरह से उन अपराधियों को छुड़वा कर कैसे उनका सम्मान दिया। जैसे अब लक्ष्मणपुर बाथे में बिहार में वो जो आजीवन कारावास था, उनको जो है जल्दी छुड़वा दिया। ये इस तरह का जो ऐसे कई रोल आते हैं। जैसे उसका रोहित बुमला का जो आत्महत्या किया, तो उसके बाद जब वो अपराधी सामने आ गए, जब उनका समीक्षा हुई, जब वो ये घोषित की इन्होंने किया है, तो फिर उनको सजा देना चाहिए था। तो फिर अगर सजा मिलने लगती अपराध करने वाले को, जैसे आज भी देख लो, जैसे यहाँ तमाम जो है बुलडोजर के माध्यम से किया और उसमें जो है जो सही है उसको भी गिरा दिया रजिस्टर के हिसाब से, तुष्टिकरण के आधार पर। और उसमें अगर उन पर सजा हो, अगर ठीक है प्रशासनिक ने गलती की है, तो प्रशासनिक के ऊपर भी सजा होनी चाहिए ना, अधिकारी के ऊपर। तो अगर इस तरह का काम होता है, तो फिर ये जो मतभेद हो रहा है, जो भेदभाव, ये खत्म होता है और लोगों को उस सिस्टम में जोड़कर उनको बराबरी का आधार आता और हर को भागीदारी मिलने के आसान हो जाता। तो भागीदारी का, जैसे आपने कहा कि भागीदारी कैसे मिलेगी, तो भागीदारी का एक हमने स्ट्रक्चर
बनाया है कि उसी के ये सारी चीज़ों को देखते हुए कि हर व्यक्ति को भागीदारी का लाभ मिलना चाहिए, ठीक है? और इस देश में हर व्यक्ति को रोज़गार की ज़रूरत है, हर व्यक्ति को शिक्षा की ज़रूरत है और हर व्यक्ति को जो है सम्मान की ज़रूरत है। और दूसरा एक लास्ट में आता है कि जो पेंशन का सवाल है कि जब वोट से सरकार बनती है, तो ऐसी पॉलिसी बने कि हर व्यक्ति को पेंशन से जोड़ा जाए। उसमें पॉलिसी बने पहले, इसके बाद जो है कितना उसको जमा करना है, किसको कैसे रजिस्ट्रेशन कराना है, किस तरह से उसको करना है, क्योंकि पेंशन का बड़ा सवाल है। आज आप विधायिका को पेंशन, आप न्यायपालिका के देते हो जजों को और इसके बाद कार्यपालिका के लोगों को। तो कुछ जो जो उसे कार्यदायी में उसमें है, जो संविधान को चलाने का है, उनको तो सबको आप पेंशन दे रहे हैं और उनको इतनी पेंशन दे रहे हो, उनको इनकम टैक्स देना पड़ता है। तो ये प्रॉब्लम खत्म होनी चाहिए। इनकम टैक्स वो जब है उसको जीवन जीने का लाभ दे रहे हो, तो फिर आप उस हिसाब से लाइए। दूसरा जो जिनको नहीं मिल रहा उनको कैसे मिलेगा, इसको पॉलिसी में लाइए। तो अगर हर व्यक्ति को रोजगार से शामिल कर दिया है, तो ये झगड़ा खत्म हो जाएगा। फिर जो है आप आपस में अपने वर्क में कंपटीशन होगी। फिर जो है ना सवर्ण लड़ेगा, ना ये पिछड़ा, ना माइनॉरिटीज के या दलित, ये कोई नहीं लड़ेगा। फिर वर्क पर होगा, फिर भाईचारा होगा। तो आज तक हम उसमें नहीं गए, केवल कंपटीशन हम अपनी श्रेष्ठता पर चल रहे हैं, कैसे हम सरकार बनाएंगे, कैसे हम श्रेष्ठ रहेंगे समाज में। ये जो कारण है, इसके कारण से हो रहा है। आपने कहा कि रोजगार से जोड़ दीजिए, समस्याएं खत्म हो जाएंगी। भागीदारी और आरक्षण दोनों अलग-अलग हैं या दोनों एक? देखिए, वो मानने के हिसाब से उन्होंने तो जो हमारे पहले के नेतृत्व काम करने वाले थे, जो महापुरुष थे, जैसे गांधी जी है, या चूंकि गांधी जी अगर ना होते तो देश आजाद ही ना होता। ये तो बात लोगों को भले नहीं मान रहे हैं, लेकिन हम उसको नहीं, वो एक चंद छोटा-सा वर्ग है, क्योंकि जिनकी औकात अपने सभासद प्रधान को गाली देने की नहीं है, वो आज की डेट में बैठ के गांधी जी को गाली दे। हाँ, जो अपने मोहल्ले की नाली नहीं साफ करवा सकता, जो अपने यहाँ जो काम करने आया है कामगार, उससे सवाल नहीं कर सकता, वो आज गांधी की प्रतिष्ठा पे सवाल उठा रहा। तो उन जो मानसिक रूप से कुंठित या बीमार लोग हैं, उनको तो जाने दीजिए। यहाँ मुद्दे की बात ये है। हाँ, वही। जैसे गांधी जी, तो गांधी जी का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि उन्होंने जोड़ने का काम किया। गलतियां हो जाती है, वो अलग चीज है, लेकिन उन गलतियों को इतनी बारीकी से नहीं देखना चाहिए। दूसरी बात, उसमें रोल बाबा साहब का भी, क्योंकि वो समाज में जो फूटन थी, जो लगाव था, तो उसको जोड़ने का उन्होंने एक रास्ता दिया। तो खैर पहले तो लोग नहीं माने, लेकिन इसका स्वीकार किया। जब तभी तो सब लोग मिलकर देश को आजाद कराया। ये पहले नेतृत्व ने स्वीकार किया। तो पहले नेतृत्व ने जो काम किया है, उसको सराहना चाहिए। लेकिन आज उस नेतृत्व को हम भूल जा रहे हैं और हम एक दूसरे, जैसे इधर का भी समाज, जो सवर्ण समाज है, तो उनमें से कुछ लोग जो है उनको पछाड़ते हैं, कुछ लोग, और इधर का जो समाज है, इसमें से जो बड़ा हो गया है, जो थोड़ा सोचने लगे, तो अपनी श्रेष्ठता के कारण से उनको विनाई करता है। तो उनके इस तरह से ये संघर्ष बढ़ रहे हैं। तो दूसरा, अगर हम उसको भागीदारी के बिंदु से ले आए, तो इनका सम्मान मिलेगा, क्योंकि हर व्यक्ति को रोजगार कैसे मिले। तो उसके हमने, जैसे इस देश में, जैसे अभी हमने नागरिकता पर देख रहे हैं, जैसे वो आज SIR का मामला चल रहा है, तो इन चीजों पर हमें जो है बारीकी से सोचना पड़ेगा। ये सर भागीदारी के सिद्धांत पर ही आ रहा है कि अगर हम इस देश की जो नागरिकता है, जो हमें पहले जो है जनगणना जो हुई थी, तो उसमें बाप, बाबा, दादा का सबका तो होगा रिकॉर्ड। तो उसके आधार पर जब ये वारिस है, तो इनकी तो सदस्यता होनी चाहिए, नागरिकता होनी चाहिए। तो इसको जो है उस तरह से प्रूव करना चाहिए इनको। लेकिन आज उससे सवाल मांगते हैं कि नहीं, आप बताइए कहाँ पैदा हुए, क्या हुए थे आपके, जो है बात अगर 15 साल की, तो कैसे तुम्हें जो है जन्म में इस पर आता है, कैसे जो है आपका ये नाम में गलत है, स्पेलिंग गलत है, उसके आधार पर है। तो ये जो है इस तरह के जो है कई तरह के समाज में मतभेद पैदा किए जा रहे हैं। वो जो जो श्रेष्ठता का आधार है, तो वो लोग पैदा कर रहे हैं। तो इसी तरह से अगर उसको उस तरह से प्रूव करें सहज भाव से, जैसे अब वोट का मामला SIR का है, SIR में तो आप वो लाइए कि जब ये वोट सरकार बनती आई है, तो ये उन्हीं के तो वारिस है, जो आज आज वोट आया, तो इनको वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए ना। यहाँ SIR का मुद्दा नहीं था, यहाँ का भागीदारी का जो मेरा प्रश्न ये था कि आपने कहा रोजगार से जोड़ना चाहिए, बहुत अच्छी चीज है, हर एक को रोजगार से जोड़ना चाहिए। लेकिन क्या जो भागीदारी है, एक व्यक्ति है, उसने एग्जाम दिया, सबने कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया, पहली बात तो सीट्स रिजर्व थी, आगे बढ़ाने के लिए सीट रिजर्व थी, उसमें हो गए। फिर एक मेरिट लिस्ट बनी जनरल की, उसमें एक जनरल कैटेगरी का बंदा 130 140 तक ले गया कट ऑफ। लेकिन उसके बावजूद ये जो भागीदारी, तो नहीं कहूंगा इसे, मैं आरक्षण ही कहूंगा, कि उसके बाद में जो SC कोटे का है, उनको उसमें भी जनरल कैटेगरी में ही मिल जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो 90 नंबर लाए। तो इसको आप कैसे देखते हैं? जब हम किसी का भी अधिकार छीन के किसी दूसरे को दे देते हैं, तो क्या आपस में द्वेष विद्वेष नहीं होगा? क्या इसको ऐसे नहीं कर सकते कि कंपीट, बीट एंड सुपरसीड? जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय से कोई लेना देना नहीं, काबिल बनिए और अपनी भागीदारी से निश्चित कीजिए। इस पे किसी कुरिल साहब का क्या सोच? देखिए, इसमें ये साफ है कि जैसे अभी आपने कई ऐसे चीजें ये भी तो देखी है, उनका भी आना चाहिए सामने, कि जैसे 10 में सफदरजंग अस्पताल में 35 लड़कों को किस तरह से इन्होंने डिवार किया। इसके बाद वो SC/ST एक्ट के वो आयोग के चेयरमैन PL पुनिया, उन्होंने जब हस्तक्षेप किया, तो हाई कोर्ट के माध्यम से उनको न्याय मिला। तो अब जब आप उनको न्याय नहीं देना चाहते, तो आरक्षण कर, वो पर तो नहीं,
जब तक आप नहीं देना चाहते तब तक कब तक आप दे नहीं पा रहे हो ना, आप जो है उसको क्यों रोकने का काम करें। जैसे अभी देखिए, जो 69,000 कर्मचारी शिक्षक कर्मी संघर्ष कर रहे हैं, इनको हाईकोर्ट भी जीत गए और सुप्रीम कोर्ट भी उनके व्याख्या किया, तो आप अभी तक उनको ज्वाइन नहीं करा रहे हो। तो आखिर इतनी अधिकता क्यों, जबकि वो कदम मेरिट में ऊपर है और जनरल की मेरिट से ऊपर है, तो आपने उनको नहीं दिया। तो इसी तरह जो भेदभाव आप करते हैं, तो उनको इसलिए आवश्यकता है कि आप उनको न्याय नहीं देना चाहते। दूसरी बात, भागीदारी का जो मतलब कि हर व्यक्ति की मतलब भागीदारी मैं चाहता हूँ। मैं चाहता नहीं हूँ कि मतलब केवल ऊपर हो जाए तो कंपटीशन हो जाए तो वो फिर से गरीब रहेगा, वो किसी भी जाति का हो। देखिए, सबको अगर न्यूनतम एक भागीदारी होना चाहिए कि इस लेवल पर तो आप जैसे उसको हमने कुछ सैलरी तय कर दिया, उस पर काम मिलना चाहिए, उसका काम नहीं हम दे पा रहे हैं तो उसको रोजगार दे। जैसे आपने कोई बड़े आदमी पूंजीपति को तो आप दे दिया संसाधन, और आप इनको जो है घोषणा भी किया, इनको आपने नहीं दिया, तो सबसे बड़ी बात है कि वो तो लेके भाग जाएगा जैसे भाग रहे हैं। और ये जो व्यक्ति है, इसको अगर संसाधन दोगे, आपने घोषणा किया लेकिन आज तक पूर्ति नहीं किया, और 2 करोड़ हर वर्ष रोजगार देने की बात कही, तो ये जो इसलिए जो है भागीदारी की या आरक्षण की इसलिए जरूरत है कि आप देना नहीं चाहते। जो वहां पहुंच जाता है वो भेदभाव कर रहा है, आम पब्लिक नहीं कर रही, भेदभाव वो कर रहा है। अगर यहीं पे एक प्रश्न था, एक 40 करोड़ का देश है जिसमें सर्वाधिक यदि भागीदारी की अगर बात की जाए, तो ज़्यादातर एससी, एसटी, ओबीसी की है। ऐसा आप मानते हैं? जनसंख्या के आधार पर? यदि 1 बार या 2 बार या 10 बार कोई आरक्षण पा चुका है, जैसे आरक्षण के ज़रिए से मान लेते हैं कोई एससी वर्ग का व्यक्ति है, उसको उसके पिताजी उसको दादाजी को मिली थी, फिर पिताजी को, फिर उसको मिल गई। लेकिन जो अन्य शोषित और वंचित रह गया, जो कभी भी आरक्षण का लाभ नहीं ले पाया, क्योंकि सीमित संसाधन है, तो क्या इसको आरक्षण को लागू करने के लिए एक प्रणाली दूसरी अपनानी चाहिए कि हर एक को लाभ मिले? जो अन्य एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के लोग हैं, बहुत सारे लोग वंचित रह गए हैं और कुछ लोगों ने एक बार नहीं, कई-कई बार और कई पीढ़ियों तक लाभ उठा लिया और अन्य लोगों को नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए आपका जो भागीदारी आंदोलन है, वो किस तरह से काम करेगा? देखो, इसके लिए तो समाज में हम लोगों की भागीदारी जब करेंगे, तो हर व्यक्ति को जो भागीदारी जैसे न्यूनतम स्तर है, मान लीजिए वो नहीं पास हो पाया, कंपटीशन में नहीं गया, वो किसी भी जाति का हो, इससे कोई मतलब नहीं, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे ये हो, चाहे जो है माइनॉरिटीज़ का हो, लेकिन उसको जो है एक न्यूनतम सीमा तय है, तो उतने तक का रोजगार देना, नहीं तो आपको जो संसाधन की बात कही, वो देकर उसको रोजगार युक्त कराना है। तो फिर ये कंपटीशन जो है, जिस तरह से ये आपस में जो भेदभाव हो रहा है, जो लड़ रहे हैं, तो ये खत्म हो जाएगा, फिर ये नहीं दौड़ेंगे, फिर फिर आरक्षण की बात तो खत्म हो जाएगी ना वहीं, ये भागीदारी शुरू हो जाएगा, तो फिर सबको जब रोजगार मिलेगा, सबको मिलना सब चाहिए, जो मिलेगा, सबको मिलना चाहिए, हाँ, तो उस हिसाब से तो आरक्षण भी खत्म हो जाएगा सर। खत्म हो जाए, तो उसके हम कोई पक्ष थोड़ी करना। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। ये एक मेरा ये सुझाव था आपके माध्यम से शायद आपकी जो प्रतिनिधित्व करते हैं, उन तक पहुँच जाए कि कभी अगर वो सत्ता में आए, तो इस चीज़ को वो ज़रूर इम्प्लीमेंट करें या जो मौजूदा शासन में बैठे हुए लोग हैं, कि जिस तरह से किसी भी जॉब के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट एजुकेशन की माँगी जाती है, उसकी जगह मैक्सिमम एलिजिबिलिटी, मिनिमम नहीं कि भाई मिनिमम 8वाँ नहीं, मैक्सिमम यदि सफाई कर्मी की वैकेंसी है, तो डज़न्ट मैटर कि वो ब्राह्मण है, कि ठाकुर है, कि बनिया है, कि वैश्य, XYZ कुछ भी हो सकता है। सफाई कर्मी के लिए 8वीं पास वाला ही आवेदन करे, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले सफाई कर्मी की एक वैकेंसी निकली थी, उसमें पीएचडी वालों तक ने आवेदन कर रखा। तो उससे क्या हुआ कि जिनको मिलनी चाहिए थी, वो भी वंचित रह गए। तो थोड़ी-सी सिस्टम में भी सुधार की आवश्यकता है। तो पीसी कुरैशी साहब, एक और सवाल था, बड़ा ही डरावना वो विषय है। उस पे पीसी कुरैशी साहब के क्या विचार हैं और इसको कैसे होना चाहिए, कैसे चलना चाहिए? एससी, एसटी एक्ट, इसको आप कैसे देखते देखिए, ऑब्जेक्ट के मामले में तो अब चूंकि बड़ा प्लान नेतृत्व का है, जो विद्वान साथी है, अब चूंकि उस मामले में तो अभी हम पहुंचे नहीं है, तो एक्ट के मामले में जो चल रहा है, तो उसको तो अपना हिसाब से वो अपना नेतृत्व देखे। और हमारा जो दायरा है कि हम चाहते हैं कि ये पॉलिसी जब तय हो, तो अपने आप से एक्ट खत्म हो जाएगा, फिर एक्ट नहीं रहेगा, क्योंकि जब बराबरी आएगा, जब बंधुत्व, जैसे हम आप अब बैठ के बात कर रहे हैं, इसी तरह से आम लोग सब बैठ के बात करने लगेंगे, और हाँ, एक साथ चलेंगे, एक साथ बैठेंगे, तो फिर वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। लेकिन जब तक ये भेदभाव रहेगा, तब तक ये खत्म नहीं होगा, ना नेता खत्म करेगा, क्योंकि नेता अपने वोट के लिए चाहता है, वो सरकार बनाना चाहता है। आज चाहे वो किसी समाज का हो, हर समाज इस देश में गरीबी चाहता है, भुखमरी चाहता है, उनको बेकार रखना, कुछ लोगों को मजबूत करना चाहता है, कुछ लोगों को गरीबी रखना चाहता है। ये कोई किसी की बदली नहीं है, ये ज्यादा कुछ कर रहा है तो दूसरा जो है करता है, लेकिन इस पर कोई वो हर हर उसकी सरकार के मैं देख रहा हूँ, क्योंकि हमारी भी इस समय 70 साल की उम्र हो रही है, तो मैं भी देखता चला, 78 से हमने भी काम शुरू किया था, तो हमारे पास भी आज जैसे बड़े बड़े नेता अठावले मेरे घर चले आते हैं, अब अपने यहाँ से बाबा साहब के पोते जो है मेरे घर आते हैं, तो आज तो पहले भी मंत्री लोग आते थे, मेरे पास लाइन लगाए रखते थे। तो सवाल ये नहीं कि मैं मतलब वो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, एक काम करने की जो हमारी एक छवि है, जो अपने हम आप किसी के साथ में नहीं जाते हो, हम काम करता हूँ, केवल हम उसी पर पैटर्न पर रहता हूँ। तो इसलिए जो है
मैं सारे समाज को एक करने की स्थिति बननी चाहिए। या सबका देश है ना, सबकी भागीदारी हो, सबका प्रतिनिधित्व हो और सब एक दूसरे के बंधुत्व के रूप में रहेंगे, तो फिर ये संघर्ष खत्म हो जाएगा और देश हमारा मजबूत होगा। जो आदर्श भारत, मजबूत भारत की बात करते हैं, तभी मजबूत भारत बनेगा। हम सब तभी एक साथ चल सकते हैं और ये जब तक भेदभाव नहीं खत्म होगा, जब तक श्रेष्ठता का आधार नहीं खत्म होगा। जैसे आज जो है कुछ अपनी श्रेष्ठता के लिए कुछ भी कहा जा रहा है। आज आप देखो उसको शंकराचार्य, भाई शंकराचार्य शंकरेश्वरानंद या राम भद्राचार्य। वो दो, हम उन्हें तो सबको ले रहा हूँ। जी, जी। सोच तुम अगर शंकराचार्य हो तो सबके अगर गुरु हो, सबके अगर भाई शीर्ष हो, तो फिर जो है आपको सबको एक साथ जोड़ना होगा, सबको बंधुत्व के आधार पर बोलना होगा। आप जो हमें देखिए मुकुट यादव के साथ क्या हुआ था इटावा में, तो इनको ये तुम्हें तो नहीं ये शब्द निकालने चाहिए, तुम्हें तो कहना चाहिए ये गलती है, ये ठीक है। समाज को जात विहीन समाज बनाना चाहते हो और फिर इस तरह की बात आप बोल रहे हो और फिर गुरु का पद भी ले रहे हो, तो मैं कैसे कोई शंकराचार्य मानेगा? ये तो भाई कुछ लोग मानेंगे तो कोई विकार नहीं होगा ना। जैसे इस तरह बातें उड़ रही है लोगों, तो इस तरह से जो ऊंचे पद पर है तो उसको उसी तरह का जो है व्यवहार करना चाहिए। अगर वो व्यवहार ठीक नहीं करता है तो फिर जो समाज में बिखराव पैदा होगा। आज जो बिखराव नेताओं के कारण से, आज जो अगर यही सोच समझ के करते, अगर उन पर कार्रवाई होती तो आज सवर्ण भी जो है एक साथ खड़ा होता, पिछड़ा भी। तो फिर वोट कैसे मिलता? हाँ, तो ये हाँ बस वही है, वोट की राजनीति कर रहे हैं। ये बताइए, जातिगत जनगणना को आप कैसे देखते हैं? जनगणना तो होनी चाहिए। जातिगत जनगणना और और देखिए, ये आप ही के जो आपका भागीदारी आंदोलन या भागीदारी की बात करते हैं, तो भाई जिसकी जितना ज्यादा संख्या बल होगा वो उस हिसाब से उसको ज्यादा फायदे देने के लिए योजनाएं बनाई जाएगी। नहीं, योजना बनाइएगा वो ठीक है, उसके लिए हम ना उसके पक्ष में ना विपक्ष में। दूसरी बात एक है कि जातिगत जनगणना के लिए जो ज्यादा पहल कर रहे हैं, उनकी जो सरकारें नहीं तो वो कहाँ थे, उस पर क्यों नहीं काम किया? आज भी जो है खाली ये कह रहे हैं कि भागीदारी हम आएंगे तो हम जो है हर स्तर पर भागीदारी देंगे, तो वो भी वोट के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है। और भागीदारी का कौन सिद्धांत है, कैसे तुम दोगे? अभी जो है पार्टी के अंदर देख लो, अभी जो है उस दिन नसीमुद्दीन जो है वो वहां से निकले, 71 लोग बताते हैं कि 71 लोगों के साथ निकले, तो वो भी ये कहे कि नहीं एक समाज के लोग जो है वो उनको बुलाए और उनसे बात हो रही थी, हम वहीं बैठे रह गए। तो इसलिए तो ये जब आप अपने अंदर जब अपने नेतृत्व में भागीदारी नहीं लाओगे तो सैद्धांतिक तो भागीदारी आपको लाना पड़ेगा। अच्छा, ये बताइए कि बिहार में भी जातिगत जनगणना हुई, पहला राज्य बन गया कराने वाला। कुछ फायदा होते हुए दिखाई दे रहा है वहाँ पे आम जनता को? मैं तो दिखाई नहीं दे रहा है ना, हम ऐसा तो कुछ नहीं देख रहे कि आप जी। तक फायदा हो रहा है। ये तो नेताओं को फायदा हो रहा है, क्योंकि नेता या तो उस तरह से काम करें, जैसे मतलब कोई काम कर रहे हो, कोई प्लानिंग किया तो उस प्लानिंग को सही तरह से लाइए ना, उसमें कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन आपकी प्लानिंग ही गड़बड़ हो जाती है तो दुश्मन हो जाती है। अच्छा, एक बड़ा पुराना नारा था, शायद आपको भी याद होगा, जो आपने अभी तक कहा कि सबकी भागीदारी होनी चाहिए, सबका अपना-अपना परस्पर स्थान होना चाहिए। लेकिन एक टाइम पे नारेबाज़ी हुई थी, तिलक तराजू और तलवार इनके मारो जूते चार। यदि इस तरह के जो उद्घोष उठेंगे, तो कहाँ से सब एक छत के नीचे आ जाएँगे? हाँ, बिल्कुल और इसको जो मतलब समझ लीजिए जिनको दलितों की बेटी और मतलब उसकी कर्णधार, सूत्रधार, ध्वजवाहक सब वही थी। शायद आपको याद हो। हाँ, बिल्कुल याद है, कह रहे हैं हम लोग भाई मिशन में थे। अच्छा, आप भी मिशन में थे? हाँ, हाँ, मिशन में थे, लेकिन ये माननीय काशीराम जी का नारा नहीं था। जी। अब हम नाम नहीं बताएँगे, लेकिन हमारे किसी साथी का नारा था, लेकिन हाँ, काशीराम चूँकि उस समय ये समझ रहे थे कि मतलब हमें कैसे नेतृत्व मिलेगा, तो उस समय वो आक्रोश पैदा करने का उन्होंने उस पर मना नहीं किया, तो इतना था। और रही बात है, ये नारा तो ठीक नहीं है, ऐसे नारे नहीं होने चाहिए। लेकिन दूसरे हिसाब से जब इधर का जो सवर्ण समाज में कुछ लोग जब गलतियाँ करते हैं, उसको कोई से संरक्षण देते हैं और नेतृत्व, तब जो है उसका प्रतिक्रिया होती है। जैसे आज जो है ये बहुत बड़ा प्रश्न आज खड़ा हुआ है इस समय, कि जो ब्राह्मणों पर जो है बड़ा चैलेंज हो रहा है कि भाई ये जो है न्यायिक चरित्र इनका नहीं है। ये बहुत बड़ा बहस में आ रहा है। हमने यूट्यूब में देखा कि जो बड़े-बड़े नेतृत्व के लोग अब वो बोलना शुरू कर रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज वही लोग हैं जो ऐसा दिया। वो भले न्याय वो अच्छे के लिए किया होगा, लेकिन इसलिए कि वो जब गलती कर रहे हैं, ज़्यादा गलती कर जा रहे हैं, तो इधर वाला भी जो है उसका और बड़ी गलती करता है। तो ये दोनों को, समाज को इस पर एक दूसरे के खिलाफ जो है कमेंट नहीं होनी चाहिए और इसको रोकना चाहिए। इसके हमारे नेतृत्व को भी ध्यान देना चाहिए। जो नेतृत्व है वो भी अपनी ज़्यादा वोट के साथ-साथ समाज को भी ध्यान रखे, तब तो फिर ठीक है, देश बने तभी वोट बचेगा। नहीं तो ये केवल तुम्हें दिखाई तो दे रहा है वोट, लेकिन वोट बचेगा नहीं। अच्छा, एक और छोटा-सा प्रश्न था कि जिसके विरुद्ध सब कोई लामबंद हो जाता है, हर एक कोई उसी के विरुद्ध खड़ा होता है और सारे आरोप-प्रत्यारोप भी उसी वर्ग के ऊपर होते हैं, ब्राह्मण समाज। कभी इन्होंने अपने आरक्षण की माँग नहीं की। आपको अगर याद हो, आपकी आयु हमसे ज़्यादा है, आपका एक्सपीरियंस हमसे ज़्यादा है। उसके बावजूद शीर्ष पदों पे क्या किसी की मेहरबानी से, क्योंकि इनका ना तो संख्या बल ज़्यादा है, कामा बहुत ज़्यादा तो है नहीं पॉपुलेशन में।
फिर भी शीर्ष पदों पे यदि बैठे हुए हैं, आज से नहीं आदिकाल से बैठे हुए हैं, तो क्या ये किसी की मेहरबानी से है या फिर अपने टैलेंट के बल पे है? और दमन सर्वाधिक इन्हीं का ही किया जा रहा है। आजकल हाशिए पे सबसे ज़्यादा यही हैं, चाहे मौजूदा सत्ताधारी बीजेपी में हो, क्योंकि यदि कुछ विधायक लिट्टी-चोखा खा लेते हैं, तो उसपे भी प्रदेश अध्यक्ष सर हो जाते हैं उनके, उनको वार्निंग दे देते हैं। तो मुझे ये नहीं समझ में आता क्योंकि जब इससे पहले वाली सरकार मायावती जी की आई थी, तो उसमें वो सवर्णों को में खासकर ब्राह्मणों को साथ लेके चली थी। तो क्या सत्ता पाने का रास्ता ब्राह्मण के ही ज़रिए संभव है या जो ब्राह्मण का विरोध करना सिर्फ़ इसलिए कि बिना किसी सहयोग, बिना किसी सपोर्ट के वो शीर्ष पे था, है और बना हुआ है? क्या सिर्फ़ विरोध कर देने से बराबरी या हिस्सेदारी हो सकती है या भागीदारी हो सकती है? नहीं, विरोध करने से तो नहीं होगा। देखिए, जो आपका प्रश्न है तो बहुत मार्मिक है और सही है, लेकिन सवाल इस बात का है कि देश में जो श्रेष्ठता का जो गुण आ गया है, जो श्रेष्ठता का आधार आ गया है, जो जाति में बदल कर और कार्य जो है जात से जोड़ दिए गए हैं। अच्छा, पहले ये ऐसा नहीं बना होगा, लेकिन इसके बाद ये सब धीरे-धीरे करके उस पर जो है पकड़ लिया और उसको जो है सम्मान कर दिया, अपने आप को उसको मजबूती पकड़ा। जैसे आज भी शंकराचार्य का जब है, तो शंकराचार्य चूँकि उसका हिस्सा है और जो ब्राह्मण का भी जो श्रेष्ठ है, तो मतलब ब्राह्मण के रूप में माना जाता है। तो अगर वो इस तरह की बात कर रहा है, तो फिर वो जो है सारे आरोप वही चाहते हैं ना कि वो अच्छा करता है तब भी। जैसे आज इस बिल के समर्थन में भी कई विद्वान साथी आए, जैसे दिव्यकीर्ति भी जो है इस पर कमेंट दिया। जी, विकास ठीक है, हाँ, दिव्य विकास दिव्यकीर्ति ने इसी तरह से तमाम जो प्रसून वाजपेयी वगैरह ये जो है ये एंकर, तो वो भी कहे नहीं हाँ, ये तो समानता का मामला है। तो ये कहने का मतलब कि देखिए वो अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन अच्छा वाला सामने नहीं आता है, बुरा वाला सामने आता है, क्योंकि वो अपने घेरे में जो बुरा करता है, वो अपने घेरे में एक ऐसा माहौल बना देता है कि दूसरे भी उसी के साथ खड़े हो जाते हैं और ये जितने अपराधी हैं, एक किस्म का हम ये कहेंगे, जो अपराधी किस्म के लोग हैं, वो एक साथ हो जाते हैं। तो नुकसान जो है, जो सच्चा और सादा है, ईमानदार है, वो नुकसान उठाता है, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे इनमें से हो, चाहे उनमें से हो। तो ये इसलिए जो है, जब भी कोई ऐसी बात आती है डिबेट की बात, तो इधर जब इनके पर होता है बौछार, तो ये जो है उसकी प्रतिक्रिया ब्राह्मण से लेते हैं होती है, ब्राह्मण के खिलाफ होती है कि ब्राह्मण अगुवा माना जाता है, वो ज्ञानी है, तो उसी पर सब चीज़ आ जाती है, तो इसलिए जो है होता है, क्रिया का प्रतिक्रिया है। अच्छा, जहाँ पे चलिए अभी मुक्तेश्वरानंद जी हो गए या किसी भी ब्राह्मण जो मतलब एक चेहरा है, उससे अगर कुछ ऊँच-नीच हो गई या कुछ गलत बयानी हो गई या कुछ भी हो गया या चाहे वो राजनीति से प्रेरित हो, उसको सब लोग टारगेट पे रख लेते हैं। हुँ? एक प्रश्न था आपसे महाराष्ट्र में ये अम्बेडकर सरनेम किसका होता था? कोई शायद गाँव का नाम था या कोई ब्राह्मण का नाम था। वो जहाँ पे बात पढ़ाते थे जो शिक्षा जी, जी। उन्हीं को उन्होंने नाम सरनेम कहा ये तुम नहीं, अच्छा नहीं नाम है, ये तुम लिखो। नहीं सर इसकी मैं थोड़ी-सी आपको जितनी जानकारी मुझे है अगर मैं गलत होऊँगा तो आप तो बताइएगा। जहाँ पे बाबा साहब भीमराव जी कार्य करते थे, जहाँ पे रह के वो पढ़ रहे थे, वो परिवार एक ब्राह्मण का था। उनका सरनेम जो वहाँ पे जैसे जितनी भी कर करके है महाराष्ट्र में, वो सब ब्राह्मणों के सरनेम हैं। हाँ, ठीक है, ठीक। तो वहाँ पे इन्होंने हायर स्टडीज़ के लिए विदेश जाके पढ़ने की इच्छा जताई और जहाँ पे अंग्रेज़ भारतीयों और डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड और वहाँ पे वो दलितों को तो और ज़्यादा ही मौका नहीं देते थे। तो उन्होंने कहा कि तुम मेरा सरनेम इस्तेमाल करो और अपने लिए दस्तावेज़ मैं उसके लिए ये कंसेंट आपको दे रहा हूँ और आप जाके विदेश में पढ़िए। कभी भी किसी ने मैंने आज तक किसी दलित नेता को नहीं देखा कि उसने इस चीज़ को इतना प्रोमिनेंटली लेके आया हो सामने। सिर्फ़ बुराई पे इंगित करना क्योंकि देखिए, चाहे वो दलित समाज हो, चाहे वो सवर्ण समाज हो, चाहे वो जिस भी वर्ग या संप्रदाय का व्यक्ति हो, कुरीतियाँ, अच्छे-बुरे लोग तो हर एक धर्म और संप्रदाय हर जगह पे मौजूद हैं। लेकिन इंगित करके सिर्फ़ और सिर्फ़ टारगेट कर देना, कहाँ तक आप इसे उचित समझते हैं? नहीं, उचित नहीं है और ये तो बात सही है कि ब्राह्मण जो शिक्षक थे, उन्होंने ही सरनेम उनको लगवाया था और कि नहीं इस नाम से पहचाने जाओगे तो आगे चलने में आसानी होगी और उसको वही नाम जो है चर्चित भी हुआ और वो नाम आज पूरे देश में जा रहा है। और मैं तो ये कहूँगा कि ब्राह्मण समाज ने जो है बाबा साहब को अगर इन दुत्कारा भी था, तो फिर उसने स्वीकार भी किया और देश में अगर उस स्थिति पर आए, तो उनके खिलाफ होते हुए भी जो है उनको स्वीकार किया कि नहीं उनकी शिक्षा और योग्यता के कारण जब संविधान बनने लगा तो संविधान के लिए भी नेहरू जी और प्रथम नेतृत्व और गांधी जी ने सबने जो है उनको वहाँ बैठाने की कोशिश की और उन्होंने पद दिया और रहे उसमें। तो अगर उन्होंने अलग किया तो उन्होंने अपने स्वीकार भी किया। दूसरी बात है यहाँ तक कि मैं तो समझूंगा कि बाबा साहब की जो दूसरी पत्नी थी वो भी ब्राह्मण समाज की थी और खास तौर से नेहरू के संबंध में भी वो थी और उसके बाद शादी के बाद उन्होंने दावत भी दिया
नेहरू जी ने, और उन्होंने सम्मान दिया। जबकि उन्होंने हिंदू कोड बिल लाए थे, तो उसमें भी जो अलग-अलग सबके बयानबाजी है, तो उसमें नेहरू जी पूरी तरीके से जो है उसके समर्थन में थे। तो करना चाहिए, और बाबा साहब से कहा भी कि मैं पूरी तरह से समर्थन में, लेकिन स्थिति जो है ठीक नहीं है, इसलिए जो है ये नहीं कर पा रहा हूँ, और ये धीरे-धीरे करके आगे बढ़ेगा, करेगा। तो कहने का मतलब कि वो साथ में खड़े रहे। जैसे जो चुनाव जब हारे बावन का बाबा साहब, तो नेहरू जी ये कैसे थे कि जो उन्होंने उनको राज्यसभा में लाए। तो ये तो चीज़ें अच्छी बात तो अच्छी है, और उसको तो हम लोग खिलाते हैं। हम लोग तो भाई हमेशा साथ में रहते हैं। हम तो कभी हमारा अलग नहीं है, लेकिन अब ठीक है, समाज है। नहीं, प्रश्न देखिए, प्रतिनिधित्व की बात की तो प्रश्न का जायज़ है। मैंने अक्सर देखा है, अक्सर गरीबों का मसीहा बन के एक व्यक्ति नेता बनता है, क्योंकि उस वो मुद्दा उठाए बिना कोई नेता नहीं बन सकता, चाहे वो जो रहा हो। हाँ, इधर कभी उधर कभी दोनों उठाते हैं। ठीक है, कहीं का भी सो यदि अभी मौजूदा दौर की बात करी जाए, तो हमारे दिल्ली की इससे पहले की सरकार, वो भी बड़े चीज़ों को लेके आगे बढ़े थे। उससे पहले मायावती जी, उससे पहले माननीय मुलायम सिंह जी। तो जितने भी नेता हुए हैं, वो समझ लीजिए किसी समाज के मसीहा बन के उठते हैं, फिर चंद लोगों के मसीहा बन के रह जाते हैं। अभी क्या दलित संप्रदाय में या दलित वर्ग में, क्या इस समय किसी नेता की कमी महसूस हो रही है, जो वास्तविकता में उनकी चीज़ों को आगे लेके आए? ये तक कमी है। हुँ? ये तक तो कमी है। नेहरू का विश्वास ही नहीं रहा। जी। अब वो जो है ज़बरदस्ती अपने-अपने को नेता घोषित कर रहे हैं, और बहन जी भी जो है वो विश्वास नहीं रहा। क्योंकि कारण है कि बहन जी आज तक जो है जिस समाज से हो, उस समाज की परेशानी को आपने नहीं देखा, उनसे कभी बात नहीं किया, उनके नेतृत्व से जितने भी काम करने वाले रहे, तभी तो ये हालात हुए। आज ये हम भी उसी के हैं। भाई, अगर वो आपके बराबर काम कर रहा, आपके साथ काम कर रहा, तो आप कभी पूछो बात नहीं करोगे क्या? बिल्कुल सही है। ये जो हालात है, तो विश्वास घटा है, विश्वास नहीं रहा है, और आज जो चिल्ला ज़रूर रहे हैं, तो वो अपने-अपने सब बजा रहे हैं, कोई नेता बनने के लिए अपना आगे बढ़ रहा है, लेकिन समाज के लिए काम करने के लिए कोई खड़ा नहीं हो रहा है। तो समाज के लिए बहुत लोग अलग-अलग तरीके से भी काम कर रहे हैं, और दूसरे समाज के लोग भी उनके सर्वाइव के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन अब कब जो है कोई नेता उभरे कि जो उनके लिए आवाज़ बनाए। अच्छा, एक प्रश्न था, थोड़ा-सा व्यक्तिगत हो सकता है ये। ये बताइए, आपने भागीदारी आंदोलन तो इतना भयानक चलाया, ठीक है, हर एक के वर्ग, हर एक शोषित वंचित की आवाज़ बनने की कोशिश की। पर घर में भागीदारी भाभी जी के सामने कितनी रही आप? हमारी पूरी बागी है। पूरी भागीदारी रही? ऐसा तो नहीं हुआ दमनकारी नीतियाँ? हमारी हमारी वाइफ नेतृत्व करती थी। अच्छा, वो अपना मिशन में थी, हम तो बाहर नहीं जा पाते थे। तो जैसे पंजाब है, जब मनोहर चुनाव लड़े, तो उन्होंने कहा, तो वहाँ भी कहीं बिहार, मतलब हर प्रदेश में जहाँ-जहाँ होता तो जाती थी, बहुत बड़ी लीडर हो गई थी। ये बस थोड़ा-सा माहौल को लाइट करने के लिए प्रश्न था और कुछ नहीं, इसका सीरियसनेस से कोई लेना-देना नहीं है। ठीक है। जो पतियों की हालत है, उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं करता, मैंने सोचा कि आपकी भी ताल छेड़ के देखा जाए। नहीं, हमारे यहाँ झगड़ा नहीं हुआ थी, लेकिन उनकी डेथ 19 में हो गई। अच्छा, ईश्वर आत्मा को शांति दे। अब जितना भी ये जिसे शोषित और वंचित समाज कहते हैं, क्या समय नहीं है कि संगठित हो जाना चाहिए संपूर्ण भारत को? क्योंकि उसमें शोषित और वंचितों में सवर्ण भी हैं। क्योंकि हर एक क्षत्रिय की वो हालत नहीं है, जो शीर्ष में बैठे हुए क्षत्रिय की है, उस ब्राह्मण की भी नहीं है, उस वैश्य की भी नहीं है, और उस दलित समाज की। तो इनको संगठित होने के लिए या इनको एक छत के नीचे लाने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है? देखो, सबसे बड़ी जो इनको तकलीफ है, इनको तकलीफ है इस देश में शिक्षा है, रोज़गार है। शिक्षा तो मौजूदा गवर्नमेंट सब खत्म कर रही है, हाँ, तो वही स्कूल बंद कर रही है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना, आवाज़ उठाना। आवाज़ के साथ क्रिएटिव बनना पड़ेगा, काम का है। आवाज़ उठाएँगे वो, बैठे हुए बाबा लठियाक बंद कर देंगे। अब लेकिन बनना पड़ेगा, आवाज़ तो बनना पड़ेगा। जैसे हमने भागीदारी के नाम से जो कर रहा हूँ, ये चीज़ भागीदारी का कोई शब्द काट नहीं सकता। हमें आरएसएस में भी जो है मीटिंग में बुलाए, मैं उनके गए, जब मोहन भागवत जी आए थे, तब भी मैं अध्यक्षता किया था। तो कहने का मतलब कि हम केवल भागीदारी की बात करता हूँ, हम किसी के रुष्ट करने की बात नहीं करता हूँ। और इसलिए जो है वो सभी लोग भागीदारी को स्वीकार कर रहे हैं, बल्कि अपने-अपने एजेंडे में भी रख चुका है। जैसे राहुल जी तो भागीदारी को लेके चल ही रहे हैं। तो अब इसी तरह से सपा भी भागीदारी की बात कर रही है, और अब तो नई बसपा भी शुरू हो गई है, तो वो भी भागीदारी की बात कर रहे हैं। अब भाई भाजपा के लोग तो भागीदारी कर ही रहे हैं, लेकिन सवाल है कि वैसे विश्वस्त सूत्रों के हिसाब से अगर माना जाए, तो जो अंतिम रैली हुई थी बीएसपी की, वो पूर्णतः, हमारे सूत्र ये कहते हैं कि पूर्णतः बीजेपी द्वारा प्रायोजित थी। क्योंकि वहाँ पे वो लोग भी मौजूद थे, जो प्रायः बीजेपी की रैलियों में बढ़-चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और शायद आपको याद होगा, इससे पहले का जो चुनाव था प्रदेश में, उसमें एक लेटर वायरल हुआ था मायावती जी का कि जहाँ पे भी बढ़त साइकिल की है, वहाँ जाके वोट कमल को दे दो। ये हाँ,
बड़ी सारी चीज़ें हैं, तो मतलब ये इस समय क्या जो ये शोषित वंचित समाज है, ये अपने आप को ठगा सा नहीं महसूस कर नहीं ठगा वो ये तो राजनीति है और दूसरी बात नेता भाई समाज की तो है और समाज के का देश की नेता है और दूसरी बात ये जो अच्छी रैली हुई तो उसमें अगर सवर्ण समाज के थे तो कोई गुनाह नहीं है क्योंकि एक जो इस देश के हिस्सेदार सभी है सवर्ण समाज भी है वो भी है ठीक है दूसरी पार्टी में रहे लेकिन उनको अच्छा लगा रैली में वो आए तो मैं तो उनको बधाई करूंगा और दूसरी बात नेता को इसका मतलब स्वीकार किया है उन्होंने तो एक पार्टी ने स्वीकार कर लिया, जनता पार्टी चलो सही जनता स्वीकार करेगी या नहीं करेगी? हर पार्टी से लोग आए देखिए आगे की बात अलग है जी। तो देखो उस स्थिति पर पहुंचा पाए कि नहीं पहुंचाएंगे क्या देखने के रूप में आया चालीस से भाजपा के लोग भी थे तो फिर सपा के लोग भी और तुम्हारे जो है दूसरी कांग्रेस की लोग थे क्योंकि वही व्यक्ति जो है ऐसे जुड़ा है अब जो भाजपा में नहीं है वो सपा में है कहीं कांग्रेस में अब बसपा में तो नए तरीके से फिर जुड़ रहा है बीच में तो खत्म हो एक तरह से डाउन हो गया था ना तो इसलिए जो मैं यही कहूंगा कि हर पार्टियों के लोग आए हैं और वो देखने आए हैं या सुनने आए हैं अब इसके बाद आगे उनको स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे ये तो अब उन्हें तय करना है और उन्हें स्वीकार कराना है तो कैसे कराएंगे ये वो नेता जानेगा लेकिन हम इसमें और कुछ ये नहीं कहेंगे आपका राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन जो है वो मतलब मैं किसी समाज या वर्ग विशेष की बात नहीं, शिक्षा के लिए काम क्या कर रहा है, कैसे शिक्षित करना चाह रहे हैं? देखिए अभी जो मौजूदा संसाधन है उसी में ही घुसना है या नए संसाधनों नए संसाधन बनाने हैं, वो कैसे हो सकते हैं? हाँ होंगे हम भागीदारी का जो सिद्धांत लेके चले लोगों को जोड़कर लोगों के हिसाब से जो है लोगों के सहयोग से काम उसको कराना है और हमारा तो यह है कि कोई भी व्यक्ति हो जो काम करेगा इस सिद्धांत से तो उसके साथ हम हैं और अगर राजनीतिक पार्टियां भी ये जब कारवां बढ़ रहा है तो हम किसी पार्टी से हमारा भेदभाव नहीं है जो पार्टी सिद्धांत को अपनाएगा उस सिद्धांत के साथ चलेगा वो कोई भी पार्टी हो मेरा उसका समर्थन होगा जैसे मान लीजिए वो बहुत तेजी से काम कर रहा है व्यक्ति उसको कोई पार्टी ने सपा ने अगर चूज किया तो ये हमारा होगा कि संकल्प वहाँ ये ले लो कि नहीं हम ये सिद्धांत पर काम करेंगे और अन्यथा हम आपकी बात मानते हुए भी जो है इसे नहीं मानते सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं होना चाहिए क्योंकि सिद्धांत है सबके लिए वो क्योंकि इस देश की भागीदारी तो तुम्हें भी चाहिए और उनको भी चाहिए तो फिर इसको आप पूर्ण रूप से स्वीकार करो तो ये मौजूदा सरकार की नीतियों कैसे देखते हैं पुरी साहब? मौजूदा सरकार फिर बाद में देश प्रदेश सरकार है तो प्रदेश सरकार की मौजूदा सरकार तो ये देख रहे हैं कि तो केवल वो घोषणा करने में है और लोगों को जो है आश्वासन देते हैं और इसको काम के बारे में बिल्कुल नगण्य है। अच्छा, बुलडोजर न्याय क्या देखते हैं? बुलडोजर तो बड़ा शर्मनाक है बुलडोजर जिस तरह चलाया गया ये तो बड़ा गलत है लोगों को और बड़ा दिक्कत पहुंचाया लोगों को बड़ा नुकसान किया है और वही केवल माफियाओं के नाम से जो है आम लोगों को जो है शोषित किया गया है। नौकरी के नाम पे घोषणाएं बड़ी-बड़ी हैं, दावे बड़े-बड़े हैं, आंकड़े बड़े-बड़े हैं, लेकिन अभी भी जो चाहे 69,000 शिक्षक या जितनी भी आपने भी आंदोलन देखे होंगे, लठिया के बंद कर दिया है। अपने अधिकार मांगने पे लठिया के बंद कर देना, ये किस तरह से देखते हैं? क्या ये लोकतंत्र है, नाज़ीवाद है, फासीवाद है? किस तरह से देखते हैं पीसी को इस साहब? देखिए ये तो एक तरह का हम व्यक्तिवाद के हिसाब से देखता हूँ और श्रेष्ठता का उसमें आता है जैसे अहंकार होता है ना अहम तुष्टिकरण का तो वो उनमें झलक रहा है नेता समाज को नहीं देना जब नेतृत्व करने आए तो समाज को देखना होगा उनकी पीड़ा को देखना होगा और उनको कैसे हल किया जाए समस्या का ये देखना होगा लेकिन ये केवल हम ठोक दो ये कर दो घर गिरा दो और किसी का हम उसको अगर मेरिट में भी आ गया तो उसको नौकरी नहीं देना है अपनी मनमानी ढंग से जो है करना है तो ये सारी चीजें जो है समाज के विरुद्ध है और ऐसा नेतृत्व को नहीं करना चाहिए। केंद्र सरकार कितने 10 में से कितने नंबर देंगे आप केंद्र सरकार उसे नीतियों को? केंद्र सरकार की नीतियों को तो हम सराहते नहीं है क्योंकि ये तो जो ऊपर से जो तो अच्छा दिखाई देता है जैसे इस समय मैंने ये देख रहा हूँ जैसे मैं आरएसएस के कई मीटिंगों में गया और उनसे संबंध भी मेरे हैं उनके द्विवेदी जी से सौरभ द्विवेदी जी से तो संबंध है अच्छे हैं पुराने हैं तो हमने उसके ऑफिस में कहा कि देखो यार आपसे तो मैं मिल सकता हूँ लेकिन आपके जो ये लोग हैं तो ये किसी बात पर अमल नहीं करते हैं तो वही हाल है कि सरकार जो है वो कहती कुछ है और वर्किंग में कुछ है समाज के लिए जो है किसी समाज के लिए वो वफादार देश में बताया जा रहा है कि विश्व गुरु बन गए हैं, डंका पिट रहा है, लेकिन वैश्विक पटल पे जो स्थिति है वो आज डिजिटल युग सोशल मीडिया युग आने के बाद में किसी से छुपी नहीं। अब विश्वगुरु भाई उनके हिसाब से बन गए होंगे उनकी बातों से लेकिन विश्वगुरु तो ये क्या हमें दिखाते जनता को तोड़े दे रहे हैं देश को जो इकट्ठा नहीं संगठित नहीं रख पा रहे हैं। अच्छा एक प्रश्न है ये मेरा एनालिसिस है कि इस समय मौजूदा स्थिति को अगर भारत देश की देखा जाए तो क्या आपको नहीं लगता कि देश में गृह युद्ध की स्थितियां बन रही हैं? हाँ ये तो दिखाई दे रहा है स्थितियां तो साफ दिखाई दे रही है कि भाई जो संघर्ष हो रहे हैं जिस तरह से ये देखा जा रहा है चाहे वो यूजीसी का मुद्दा रहा हो चाहे रोजगार की बात रही चाहे महंगाई की बात रही हो तो जैसे नेपाल में हुआ गिंजे तो इसी तरह का जो है स्थितियां जो है यहाँ दिखाई दे रही है लेकिन अब वो नजरअंदाज इसको कर रहे हैं जैसे ये जो यूजीसी जो आया तो इसका कारण यही था कि ये समझ रहे थे कि ये करके हम जो है इसको बच जाएंगे तो इसलिए लाए थे और ये जो है वो विकृत जो समाज के कुछ लोग जो हैं जो इस बात को समझते नहीं सरकार की
सरकार की बात को भी डिनाई कर दिया। तो ये जो उग्र कर रहे हैं, तो ये जो है और उसका रूप उग्र हो गया है, वो रुका नहीं है। तो ये स्थिति जो आप कहा है कि तो वही वो उसी तरह से जा रहा है कि ऊपर से भले इनका बहुत अच्छा लग रहा हो, लेकिन अंदर से जो है, जो फांसीवाद की बात है, तो बिल्कुल फांसीवाद ही पनप रहा है। और इस बार जो गृह युद्ध की जो स्थितियाँ जो मेरे मतलब मेरा आकलन जो कह रहा है, हो सकता है मैं गलत हूँ और मैं चाहता हूँ, ईश्वर करे कि मैं गलत हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारे देश में किसी भी वजह से ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हों। लेकिन इस बार टारगेट पे 2 हैं, ब्राह्मण और मुस्लिम। इन्हीं के विरुद्ध सारी चीज़ें चलाई जा रही हैं। क्योंकि ब्राह्मणों के विषय में बताया जा रहा है कि उनका ये दमनकारी इतिहास रहा है, जबकि माइनॉरिटी से माइनॉरिटी रहने वाली है यदि कोई कम्युनिटी है, तो वो ब्राह्मण ही थे। फिर आपके मुस्लिम्स, क्योंकि वो धर्म में अलग हैं इस वजह से, क्योंकि उनको भी विभाजित कर दिया गया है, पसमानदा, अग्रणी, इस तरह से उसको विभाजित कर दिया गया है। अगर इस तरह की स्थितियाँ बनती हैं, तो भारत को आप आने वाले 10 सालों में किस तरह से देखते हैं? देखिए, नेतृत्व को अगर सुधर जाए, तो सारी चीज़ें खत्म हो सकती हैं और नेतृत्व अगर सुधार नहीं जाता है, जी। तो स्थितियाँ जो हैं, तो ये क्या हो जाए, ये तो नहीं कह सकता हूँ और कितनी जल्दी हो जाए। लेकिन हमारी समझ से इस देश में चूँकि लोकतांत्रिक देश है, इसमें ये स्थिति बनना मुश्किल दिखाई दे रहा है और क्योंकि एक चीज़ तो इस संविधान में है कि नहीं, वो एक-दूसरे को रोकने का काम करता है। ये भले हो जाए, जैसे अब ये इनकी जो बुराइयाँ थी या ये इनकी जो गलतियाँ हैं, उसको रोकने के लिए अनेक-अनेक तरीके समाज अपना रहा है। बहुत गलत गलत में पहुँचा, लेकिन इसके बाद भी वो उस को खंडित करने की कोशिश कर रहा है। तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था देश की बहुत अच्छी है, जिसके लिए जो है ये स्थिति यहाँ बनने की अगर शुरुआत हो गई कहीं, तो फिर ये रुकेगी नहीं। तो इसलिए जो है, इस देश के सुरक्षा से और सेना से इनका मेरा ये अपील है कि ये स्थिति को खुद सँभालें, क्योंकि इसलिए सँभालें कि ये गलतियाँ ना करें। सुरक्षा के लोग गलती कर रहे हैं कि आप जो है, कुछ को जो है संरक्षण देते हो, जो गलत कर रहा है और जो जो सही कर रहा है उसको जो है आप दबाने का काम कर रहे हो। ये स्थिति को रोकना होगा और इनको भी बचना होगा। कुरील साहब, आज़ाद भारत आज़ाद भारत जब भारत आज़ाद हुआ, उस समय स्थितियाँ क्या थी हम सबको मालूम है, हम सबने पढ़ा भी है कि हमारे पास में देश चलाने के लिए राजस्व तक नहीं था। उसके बाद में किस तरह से कर्ज लेके या उसके बाद में जो योजनाएँ लाए और यहाँ तक भारत पहुँचा, आधुनिक भारत तक हम लोग पहुँचे। चाहे कंप्यूटर युग हो, आज मोबाइल युग हो, इंटरनेट युग हो, ये उसी समय नींव रखी गई। और आपको नहीं लगता कि युवाओं की जेब से ज़्यादा मौजूदा सरकार ने औरंगज़ेब पे ध्यान दे के सिर्फ़ और सिर्फ़ इतिहास की बात करना और वो भी इतिहास ऐसा कि अभी पिछले सत्र में आपने देखा होगा कि वंदे मातरम पे डिबेट कराने की वजह से आरएसएस की सारी पोल पट्टी खोल दी गई और जिसमें लगभग देशद्रोह के बराबर के अपराध की चर्चा भी हुई। तो इसको आप कैसे देखते हैं? मतलब उस समय के भारत से यहाँ तक का सफ़र और जो हमारे पूर्वजों ने, जो हमारे पूर्व नेताओं ने जो संपत्ति, जो चीज़ें बनाई थी, उनको बेच-बेच के खा जाना या किसी एक घराने, कॉर्पोरेट घराने के हाथ में दे देना, इसको कैसे देखते हैं कुलीन साहब? ये कहाँ, किस दिशा में ले जा रहा है हमारे देश को? देखो, ये ऐसा है ना कि कोई व्यक्ति किसी घर में घुस जाए, हुँ, रिवॉल्वर के ज़रिए सब चीज़ मनवा ले, ठीक है। तो उसका भी अंत होता है। तो वो हाल सरकार का बना हुआ है कि ये केवल जो बोलते हैं, उसको अमल में नहीं लाते हैं, जिसके कारण से वो विकृतियों को केवल अमल में लाते हैं। वो पूरा सिस्टम बना हुआ है, जैसे उन्होंने गांधी जी का महिमा मन्नत किया और कभी-कभी बात करते हैं। लेकिन जो गांधी जी को जो मारने वाला था, जो हत्यारा था, उसको ज़्यादा वर्चस्व दे रहे हैं काम में, क्रिएटिव और जो जिसके कारण से वो फेल हो रहे हैं। दूसरा, बाबा साहब का नाम लेकिन चरित्र जो उनका किरदार है, उसको निभाने का काम नहीं करते। पटेल जी का नाम लेना, तो पटेल जी के आचरण को निभाने का काम नहीं। तो ये जो सिद्धांत तो वो लाते हैं वो वाले, जिस चुनाव में जब आते हैं तो वो उनका नाम लेते हैं और चुनाव के बाद सबको भूलकर वो उन लोगों को लेते हैं जो अपराधी रहे, हुँ, जो विकृत रहे। तो ये इसको तो संभलना होगा, नेतृत्व को खुद को समझ जाना चाहिए। दूसरी बात, अभी आपने एक चीज़ देखी होगी कि ये जितना भी उस विकृत से के लिए काम करें, जैसे अपराधी के लिए कितना भी आप दोस्ती रखें, कितना भी काम करो, अपराधी एक दिन जो है अपना ताकत दिखाई देता है। बिल और जैसे अभी इन्होंने दिखाया, अबे तेली और फलाना-ढिमाका का किस तरह सम्मान दिया। आम समाज तो नहीं कह रहा है, लेकिन उन्होंने कहा, जिनको आप संरक्षण देते चले आ रहे हैं। तो अब यही हाल है कि देश में इन नेतृत्व को संभलना होगा। नेतृत्व अगर नहीं संभलता है तो समाज को, देश को तो ले ही जा रहे खतरे में, अपने को भी खतरे में ले जा रहा है। बहुत बढ़िया। तो ये थी हमारी बातचीत राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन के प्रमुख चेहरे पीसी कुलील साहब के साथ में, जिनसे हम लोगों ने लगभग हर एक विषय पे बात। और अगर कुछ ऐसा लगता है कि जो छूट गया हो, चाहे वो किसी भी वर्ग, धर्म या संप्रदाय या किसी के भी, शायद इंसान हूँ, भूल सकता हूँ,
जो भी मैं भूल गया हूँ, हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। हम अगली बार फिर कुरिल साहब को इनवाइट करेंगे आपके सवालों के साथ में और रखेंगे आपके सवाल, जानेंगे कि किस तरह से भागीदारी में आपका भी हिस्सेदारी या आपका भी प्रतिनिधित्व हो सकता है। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, मैं शौर्य भाई।